Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, today we will continue our chapter 18, the union legislatures. In our previous videos we have done the topic the formation of union legislature through a flow chart and the different list which is given to the different levels of the government, and then the union legislature. Okay, and lastly we have done the topic composition of Lok Sabha, and in this topic we have done the two subparts, qualifications and the tenure. So in this video we will continue the same topic, and the sub part is power and functions of the speaker. We all know that the speaker of the Lok Sabha is elected from the majority party and the deputy speaker is from the opposition party. Okay, and now we will come to know more about the functions or the powers of the speaker or deputy speakers. So first power is speaker presides over the meetings of the लोक सभा. स्पीकर जो है लोक सभा स्पीकर प्रिजाइड्स करता है, लोकसभा की मीटिंग्स को बुलाता है, उनको होल्ड करता है, और इन हर और इज एब्सेंस द हाउस इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर. ओके, अगर वो एब्सेंट होता है, ठीक है, तो उसकी जगह पर कौन चेयर करता है मीटिंग्स को? डिप्टी स्पीकर. सेकंड पावर है द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन और डेकोरम ऑफ द हाउस. डिप्टी स्पीकर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि वो हाउस का, यानी कि लोकसभा के अंदर वो काम करता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, हेड होता है, तो वो क्या करता है ड्यूरिंग मीटिंग्स वो हाउस को डेकोरेट करता है और उसका डिसिप्लिन मेंटेन करने की ड्यूटी करता है. डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन बनाए रखता है. और डेकोरम क्या होता है? जो उसकी मर्यादा है हाउस की, उसको बनाए रखने की ड्यूटी स्पीकर की होती है. अगर सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है या सिचुएशन जो स्थिति बनती है तो उसमें स्पीकर क्या कर सकता है, अगर कंट्रोल में नहीं रहता सिस्टम, तो हाउस को वो अडजर्न भी कर सकता है, स्थगित भी करता है, पोस्टपोन कर सकता है. नेक्स्ट थर्ड पावर है ऑल द पटिशंस और डॉक्यूमेंट्स एड्रेस्ड टू द हाउस रिसीव्ड बाय द स्पीकर्स. हाउस के अंदर जब मीटिंग होती है तो जो भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले 1 आवर्स के अंदर क्वेश्चंस लिए जाते हैं, क्योंकि जो मीटिंग बुलाई जाती है उसमें जो भी पार्टिसिपेट्स करते हैं मेंबर, वो अपनी क्वेश्चनिंग करते हैं और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को, जो क्वेश्चनिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रिसीव करता है स्पीकर, और फिर सेकंड आवर्स के अंदर, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देता है मीटिंग, और 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो हैं रूलिंग पार्टी से लिए जाते हैं. तो ये सब जो है कौन करवाता है? स्पीकर. इट इज़ द लोकसभा स्पीकर हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग. तो लोकसभा स्पीकर के पास ही अकेले पावर होती है कि जब दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होती है तो उनको भी प्रिजाइड करने की पावर किसके पास है? लोकसभा स्पीकर की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड हाउस, द राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं. राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि कैसे कंपोजिशन होती है राज्यसभा की. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250. ओके, 250 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की, यानी कि इसमें 250 मेंबर हो सकते हैं. अब 250 में से जो 12 मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, उनके नाम देता है, और जो रिमेनिंग 238 मेंबर हैं वो इलेक्टेड होकर आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से. और इनको इलेक्ट कौन करता है? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो ही राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजते हैं. और 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट,
वो क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, असाधारण उनकी व्यक्तित्व होता है, यानी आम नागरिकों में कुछ खास नागरिक होते हैं। और वो किस फील्ड में ख़ास होते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स और एक्सेट्रा। तो इन फील्ड के अंदर जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी होती हैं, जो जिन्होंने कुछ पॉपुलैरिटी गेन की होती है, उन लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए। तो ये टोटल मेंबर्स होते हैं 12, और जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। बट जो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 250। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं? टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और नॉट लेस देन 13 ईयर्स ऑफ एज, और 30 ईयर्स से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी एज थी, 25 ईयर्स। ओके। और राज्यसभा का अगर किसी ने मेंबर बनना है तो उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। और उसका जो नेम है किस में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू नो पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के जो भी मेंबर चुने जाते हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड MLAs ओनली। जो राज्यों के MLAs होते हैं जिनको लोग चुनते हैं, ठीक है, वही इलेक्टेड मेंबर ही किसको चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को। दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट येट इट्स असेंबली इलेक्ट 3 मेंबर्स टू दी राज्यसभा। दिल्ली को अभी स्टेट का दर्जा नहीं मिला, प्रॉपर वो स्टेट नहीं बनी, बट फिर भी इसके अंदर से जो 3 मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर लिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास 7 सीट्स हैं लोकसभा की, और इसको 3 सीट दी हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन राज्यसभा की। बड़ा एरिया है, मेट्रोपॉलिटन से भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, इसलिए इसको राज्यसभा की 3 सीट्स दी गई हैं। नेक्स्ट है इसका इलेक्शन और टेन्योर। इसका इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का, और टेन्योर यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है। अनलाइक लोकसभा, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस विच कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, इसके जो मेंबर्स हैं वो कभी भी डिसमिस नहीं किए जाते। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो 1/3 मेंबर है राज्यसभा के वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है 6 ईयर्स है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पर सबकी नॉमिनेशन होती है, इलेक्शन होता है। तो जैसे ही ये टाइम पीरियड 6 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उसमें वो अपने आप रिटायर हो जाते हैं, और लगभग एवरी 2 ईयर्स जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। फिर उनका इलेक्शन होता है और उनकी सीट्स को फिल किया जाता है। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। प्रत्येक मेंबर का जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स होता है, जबकि लोकसभा के मेंबर जो है 5 ईयर टर्म के लिए काम करते हैं, और वो टाइम से पहले भी हटाए जा सकते हैं, डिसॉल्व किया जा सकता है उनको। नेक्स्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं यानी कि राज्यसभा का जो हेड है उसे बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे लोकसभा का भी एक हेड होता है स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ऐसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है राज्यसभा के अंदर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो नेचुरली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। लोकसभा के अंदर तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड होते हैं ना, ठीक है, स्पीकर मेजॉरिटी पार्टी से आता है और डिप्टी स्पीकर जो अपोजिशन पार्टी होती है उससे आता है। बट जो राज्यसभा है उसका हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहते हैं राज्यसभा का। लाइक लोकसभा स्पीकर शी और ही आल्सो प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की तरह ही राज्यसभा का की जो मीटिंग्स हैं
वो जो प्रेसिडेंट है वही प्रिजाइड करता है। कंडक्ट्स और इट्स प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन और डेकोरम ऑफ द हाउस, और कंडक्ट करवाता है मीटिंग्स को और हाउस का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करता है और डेकोरम जो उसकी मर्यादा है उसको बनाए रखता है। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ओके, जस्ट वो क्या होता है, प्रिजाइड ही करता है, मेंबर नहीं होता, तो फिर शी और ही कैन नॉट बी वोट ऑफ एनी इशू। वेयर एज द लोकसभा स्पीकर कैन, ठीक है, किसी भी इशू पर अगर जो है वोटिंग करनी होती है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता वाइस प्रेसिडेंट, बट जो लोकसभा स्पीकर है वो वोट कर सकता है उस कंडीशन में जब वोटिंग जो है सेम होती है, ना जो नो में है वो भी सेम काउंटिंग में और यस में भी सेम। मान लो बराबर बराबर वोटिंग हो जाती है यस और नो की, तो उस सिचुएशन में जो लोकसभा स्पीकर है उसको राइट टू वोट होता है, देन ही और शी कैन कास्ट द वोट। द राज्यसभा इलेक्ट इट्स डिप्टी चेयरमैन आल्सो फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स, राज्यसभा में भी एक डिप्टी चेयरमैन होता है और वो उन्हीं राज्यसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है, और वो भी ड्यूटी तब परफॉर्म करता है जब वाइस प्रेसिडेंट जो है एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। इससे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दिखाया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और मिस्टर वेंकैया नायडू ये प्रेजेंट चेयरमैन है, यानी कि अब की जो राज्यसभा है उसके प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर जो प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर थे वो कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला ये लोकसभा के स्पीकर हैं बेटा, मेजॉरिटी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। और वाइस जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अभी नॉमिनेट नहीं किए गए, ठीक है। तो इसी तरह राज्यसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हेड होता है, और वेंकैया नायडू जो है प्रेजेंट चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। और फर्स्ट जो थे वो कौन थे, राधा कृष्णन। नेक्स्ट है पावर और फंक्शन, ठीक है। क्या पावर और फंक्शन है पार्लियामेंट की, यूनियन पार्लियामेंट है जिसमें हमने लोकसभा पढ़ा है, ठीक है, राज्यसभा पढ़ा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की पावर्स और फंक्शन क्या हैं, यानी कि पूरे मेंबर्स जो 550 मेंबर्स लोकसभा में है और 250 मेंबर्स राज्यसभा में हैं, ये मिलकर क्या कार्य करते हैं। तो ये सबसे पहला कार्य है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, जिसमें कानून बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, तो ये पावर्स जो हैं दोनों हाउसेस के पास हैं। विधायी शक्तियाँ बोलते हैं इसको। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, इट मेक्स लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है और ये लॉ बनाती है सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में कितने थे, 97, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे, 52, और रेजिड्यूरी लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। कोई स्पेशल सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं तो तब स्टेट लिस्ट के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ये कानून बना सकती है पार्लियामेंट। द मेकिंग ऑफ ए लॉ इज़ इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग आ लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल अदर दैन बी मनी बिल इन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल है बिल, यानी कि कोई भी कानून बनता है तो पहले उसकी फॉर्म क्या होती है, बिल, ठीक है। तो जो मनी बिल हैं वो लोकसभा के अंदर पेश किए जाते हैं, और जो दूसरे कोई भी बिल हैं वो दोनों हाउसेस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उनको
रिकमेंडेशन मिलती है तो तब वो कानून बन जाती हैं। तो मनी बिल केवल किस में पेश किया जाता है, किस में भेजा जाता है, लोकसभा के अंदर। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल। कोई भी बिल जो है उसको अप्रूवल चाहिए होती है दोनों हाउसेज की। इन अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, ठीक है, मान लो कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी भी हाउस के अंदर, ठीक है, तो अप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल ओनली, ये ऑर्डिनरी बिल के ऊपर लागू होता है। मेजॉरिटी वोट इज टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज। फिर दोनों हाउसेज के अंदर जो है वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग में जिस फेवर में मेजॉरिटी होती है वो जो है बिल पास कर दिया जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी वोट क्या होता है कि अगर येस में है तो उसमें देखेंगे कि जो अगर मेजॉरिटी येस में ज़्यादा है तो वो बिल जो है कानून बन जाता है। अगर मेजॉरिटी नो में ज़्यादा है तो वो बिल रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविज़न टू होल्ड अ जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल्स। अब मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट मीटिंग हो। तो आफ्टर ए बिल इज़ अप्रूव्ड बाय दी बोथ हाउसेज, अमेंडमेंट बिल्स हैं या मनी बिल हैं तो उसमें लोकसभा की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। लोकसभा के अंदर ही उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए, राज्यसभा में ये बिल नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए जब बिल अप्रूव हो जाता है, जो ऑर्डिनरी बिल अप्रूव हो जाता है दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसको अपनी अप्रूवल, अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, तब ये बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। उसकी कॉन्सेंट क्या होती है, इसकी सहमति, सहमति बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट को, यानी कि जब प्रेसिडेंट भी यस करके साइन कर देता है तब वो बिल क्या बन जाता है, लॉ। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो भी कानून है उनको जो लागू करती है मेजॉरिटी पार्टी, वो एग्जीक्यूटिव में शामिल होती हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो पूरी पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री के ऊपर, मेजॉरिटी पार्टी के ऊपर या रूलिंग पार्टी के ऊपर। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इन केस ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर किसी भी एक मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का कानून जो है पास हो जाता है, वोट पास हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, अविश्वास, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, पूरी जो होल काउंसिल है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है कलेक्टिवली। यानी अगर एक भी मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का या कोई मिसबिहेवियर का के विरुद्ध जो है वोट नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं सब, तब जो है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है, उसके कार्यों के ऊपर उसका क्रिटिसिज्म करती है, क्वेश्चनिंग करती है। पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन हार्स। जब जॉइंट मीटिंग होती है या मीटिंग्स होती है राज्यसभा या लोकसभा की, तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट 1 घंटे के अंदर क्या होती है, क्वेश्चन टाइम पीरियड होता है। जो भी क्वेश्चनिंग करनी होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो उसमें लोकसभा स्पीकर वो क्वेश्चन जो है उनसे लेता है। सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राज्यसभा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकता, तो लोकसभा के अंदर ही ये प्रोसेस चलती है। लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। लोकसभा जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, लोकसभा के अंदर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, अब लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स हैं। अब उसमें जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली होती है, जैसे अब फॉर एग्जांपल बीजेपी है, तो बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव लोकसभा के अंदर मोर इफेक्टिव होती है, कंट्रोल जो सारा होता है पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो लोकसभा जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखती है।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। अब पार्लियामेंट के पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। फाइनेंशियल पावर्स में क्या आता है, एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। जो भी बजट बनता है हर साल, देश का बजट क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो इनकम है उसको लेकर एक बजट तैयार किया जाता है। जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं या जो पब्लिक वर्क्स हैं उनके करने के लिए एक बजट पास किया जाता है, और वो बजट किसको देख के पास किया जाता है, जो भी इनकम है उसको देखकर, और एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों का जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है और उसके बाद बजट तैयार होता है और वो पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा जो भी बजट बनाया जाता है उसको पार्लियामेंट में हर साल पास होना होता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और इनकर एनी एक्सपेंडिचर इफ द प्रपोजल्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के कोई भी नया टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता जनता के ऊपर। अगर यस हो जाती है प्रपोजल पर, तब जाकर वो टैक्स जो है जनता के ऊपर लगाया जाता है। तो रिगार्डिंग मनी मैटर्स लोकसभा इज मच मोर पावरफुल दैन राज्यसभा। तो जो भी मनी मैटर्स हैं, पैसे से रिलेटेड मामले हैं, उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती है राज्यसभा की तुलना में। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, क्योंकि मनी बिल जो हैं सिर्फ लोकसभा में ही भेजे जाते हैं। इफ़ राज्यसभा मेक्स एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ए मनी बिल, लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट। यदि राज्यसभा फिर भी इंटरफेयर करती है या कुछ रिकमेंडेशन देती है मनी बिल को लेकर, तो लोकसभा जो है उसकी मर्जी है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो सारी जो मनी बिल से रिलेटेड पावर्स हैं लोकसभा के पास हैं। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होती हैं, जो भी नए कानून बनाए जाते हैं उनको अमेंडेड किया जाता है, और वो सारा प्रोसीजर जो है कहाँ होता है, पार्लियामेंट के पास होती है उसकी पावर। रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेज एंजॉय इक्वल पावर। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। दोनों ही हाउसेज के अंदर जो अमेंडमेंट बिल है वो भेजा जाता है, बट इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। और अमेंडमेंट का जो भी बिल है वो दोनों हाउसेज में पास होना ज़रूरी है सेपरेटली। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 16। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है। अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है अमेंडमेंट 3 टाइप का जो होता है वो हमने चैप्टर 16 के अंदर देख लिया था। जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ पार्लियामेंट के पास है। देखो, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट्स के जजेस को हटा सकता है। और उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग। ठीक है, अब देखो पूरे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो किसके पास होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के पास। लेकिन CJI ही अगर मिसकंडक्ट करता है, कुछ मिसमैनेजमेंट करता है या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उसके पास पावर है उसको मिस यूज़ करता है, तो इसके ऊपर कंट्रोल कौन करती है, पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट के पास पावर है प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने की और जजेस को कंट्रोल करने की। और ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, इम्पीचमेंट। ठीक है, नोट करेंगे इसको। उनके ऊपर पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया जाता है। और फिर क्या होता है, फॉर दिस ए रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जिसमें स्टेट्स के मेंबर भी शामिल होते हैं, MLA और MP दोनों। तो टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेजोरिटी जो है मेंबर्स की प्रेजेंट होनी चाहिए, और वोटिंग इन ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन। ठीक है, और वोटिंग भी होनी चाहिए, होती है। अगर इम्पीचमेंट लगाया गया मान लो प्रेसिडेंट के ऊपर या जजेस के ऊपर, तो उसके लिए वोटिंग होती है। अगर वोटिंग उसके अगेंस्ट जाती है तो उसको पद से हटा दिया जाता है, चाहे वो जज हो चाहे प्रेसिडेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शन।
जो चुनाव कराए जाते देश के अंदर, उसकी भी जो पावर्स है पार्लियामेंट के पास हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सरसाइज दियर राइट टू वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है, क्योंकि वही लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, वो वोट डालते हैं और अपने लिए एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं प्रेसिडेंट्स की, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। ये पर्सनैलिटी जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी जो है नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो हम इनकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इनकी जो पिक्स हैं वो पेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट्स की और प्राइम मिनिस्टर की। ये एक्टिविटी भी रहेगी आपकी इस चैप्टर के अंदर। और ओके बेटा, चैप्टर इज़ ओवर हेयर। ओके, गुड बाय।